ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो कंसेप्ट देखा था दैट वाज ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है। अच्छा, ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है तो हम लोग बोलते हैं इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्पेरिकल ऑब्जेक्ट और स्पेरिकल बॉडी। और वो जो स्पेरिकल ऑब्जेक्ट या स्पेरिकल बॉडी है इट शुड बी ऑफ स्मॉल साइज। ओके। इसका एक थोड़ा सा हम लोग आज रिविजन कर लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या बोला था कि जब ये स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सपोज आपने इसको अगर हवा में रिलीज किया तो हवा की विस्कोसिटी बहुत कम रहती है। और हम लोग बोलते हैं अंडर द एक्शन ऑफ लेट अस से ग्रेविटी, हम लोग बोलेंगे कि ये जो है वो एक्सीलरेटेड मोशन में क्या होता है, नीचे जाता है, यानी ड्यू टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग बोलते हैं कि इसकी वेलोसिटी क्या होते जाती है, बढ़ते जाती है। ओके। तो ये हम लोग बोलते हैं कोई भी नॉर्मल केस में भी होता है, यानी कोई भी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको अगर हमने रिलीज किया उसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली क्या होते जाती है, इंक्रीज होते जाती है। बराबर है। ओके। यस। अब यही ऑब्जेक्ट को सपोज अगर हम लोगों ने विस्कस मीडियम में क्या किया, रिलीज किया। ठीक है। So we observe that at a particular point, okay, this spherical object, okay, it attains a constant velocity, okay, और जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन करता है तो ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है। अच्छा, ये टर्मिनल वेलोसिटी क्यों अटेन करता है? ओके, तो इसके पीछे हम लोग बोलते हैं जो एक्सप्लेनेशन है वो हम लोगों को न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से मिलता है। ओके। तो व्हाट एग्जैक्टली इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? तो हम लोग बोलते हैं एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। ठीक है। तो ये केस में भी कुछ ऐसा ही होता है कि जब ये बॉडी विस्कस मीडियम में से जाते रहती है, ओके, इट कंटिन्यूज इट्स जर्नी अंडर फ्री फॉल, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट में ऐसा होता है कि जो ये बॉडी के ऊपर नेट डाउनवर्ड फोर्स और इसके ऊपर जो नेट अपवर्ड फोर्स एक्ट हो रहे हैं वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। और हम लोग बोलते हैं जब वो बैलेंस करते हैं तो हम लोग बोलते हैं नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। तो इसलिए इट अटेन्स व्हाट, अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। अच्छा, एक बार ये भी डिस्कस कर लेते हैं इसके ऊपर कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं। ओके, तो पहला फोर्स जो एक्ट हो रहा है वो उसका वेट जो है, ओके, एम जी इट सेल्फ इट इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये जो वेट है उसको दो फोर्सेस क्या करते हैं, ओके, काउंटर बैलेंस करते हैं। पहला फोर्स कौन सा है, तो अपथ्रस्ट। ओके। और दूसरा फोर्स कौन सा है, तो हम लोग बोलते हैं विस्कस फोर्स, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं विस्कस ड्रैग फोर्स। ओके। विस्कस ड्रैग फोर्स जो है तो उसका फॉर्मूला जो है वो हम लोगों को स्टोक्स लॉ से मिलता है। ओके। एफ वी इज इक्वल टू 6 पाई इंटू ईटा इंटू आर इंटू वी। ठीक है। और जो अपथ्रस्ट है तो अपथ्रस्ट का कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा हुआ है। ओके, व्हाट एग्जैक्टली इज अपथ्रस्ट? तो अगर एक बॉडी, ओके, फ्लूइड के अंदर जाती है और वो फ्लूइड का वॉल्यूम डिस्प्लेस करती है, ओके, तो जितना भी वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगी हम लोग बोलेंगे फ्लूइड का उतना मास भी डिस्प्लेस होता है, फ्लूइड का उतना वेट भी डिस्प्लेस होता है। ठीक है। और हम लोग बोलते हैं जितना फ्लूइड का वेट डिस्प्लेस होगा उतना ही हम लोग बोलते हैं, ओके, वो बॉडी के ऊपर क्या एक्ट होगा, अपथ्रस्ट एक्ट होगा। ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे ये जो वेट है एम जी उसको ये दो फोर्सेस बैलेंस करते हैं। सो हम लोग बोलते हैं एम जी इज इक्वल टू वॉट, इट इज गोइंग टू बी अपथ्रस्ट एफ यू प्लस द विस्कस फोर्स एफ वी। ठीक है। और फिर हम लोगों ने क्या किया था, ओके, यस, ये इक्वेशन इस तरह से लिखा था। तो बेसिकली हमको ये इक्वेशन मिलता है टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, टोटल अपवर्ड फोर्स। ओके, टोटल डाउनवर्ड फोर्स यानी क्या, तो हम लोग बोलते हैं वेट ऑफ द स्पीयर, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ओके। यस। तो ये वेट ऑफ द स्पीयर इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, इसमें भी हम लोग बोलते हैं वेट ऑफ स्पीयर इज व्हाट, एम जी। व्हाट इज मास? तो मास इज नथिंग बट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर क्या है, तो इट इज 4/3 πr³ ओके। डेंसिटी ऑफ स्पीयर हम लोगों ने लिया, या डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ स्पीयर को लिया था रो, और जी एन है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। उसके बाद टोटल अपवर्ड फोर्स में पहला वाला जो फोर्स है तो विस्कस फोर्स है। तो जो विस्कस फोर्स है वो क्या है, इट इज 6 पाई ईटा इंटू आर इंटू वी। और जो दूसरा वाला फोर्स है तो हम लोग बोलेंगे दैट इज बॉयंट फोर्स या फिर अपथ्रस्ट ड्यू टू द मीडियम। और अपथ्रस्ट जो रहेगा तो उसमें हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम तो सेम रहने वाला है 4/3 πr³। ओके। सिर्फ रो के जगह पे आ जाएगा सिग्मा, और फिर यहाँ पे एज इट इज जी आएगा। तो ये अगर आप मुझे टर्म पूछोगे 4/3 πr³ इंटू सिग्मा, तो मैं बोलूंगा दिस इज द मास ऑफ द लिक्विड दैट इज डिस्प्लेस्ड। ओके, मास ऑफ द लिक्विड या मास ऑफ द फ्लूइड। ठीक है। और इसको रीअरेंज करके जो आपको फॉर्मूला मिलता है दैट इज व्हाट, तो फाइनल फॉर्मूला जो मिलता है इट इज V इज इक्वल टू 2/9 R² G इंटू ब्रैकेट रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा। ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है। तो आज जो हम लोग कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, या फिर इसको हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन भी बोलते हैं। ओके। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो फ्लूइड है इट शुड बी इनकम्प्रेसिबल, और जो फ्लूइड का फ्लो है इट शुड बी स्टेडी फ्लो। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज स्टेडी फ्लो, तो ये हम लोगों ने सीखा हुआ है। ओके। यस। सो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, फॉर अ स्टेडी फ्लो द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट एट अ गिवन पॉइंट बट इट कैन वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। ओके। यस। इसका मतलब क्या है कि जब
फ्लूइड फ्लो हो रहा है और उसका फ्लो हम लोग बोल रहे हैं स्ट्रीम लाइन या फिर स्टेडी है, तो एट अ गिवन पॉइंट इनसाइड द फ्लूइड हम लोग बोलेंगे वहां से जब भी कोई भी फ्लूइड पार्टिकल जाएगा तो उसका वेलोसिटी क्या रहेगा, इट विल रिमेन कांस्टेंट। ओके, सो दिस इज बेसिकली व्हाट स्टेडी फ्लो। ये क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, दूसरा हम लोग बोलते हैं कि कंटिन्यूटी इक्वेशन के लिए जो फ्लूइड है इट शुड बी इनकॉम्प्रेसिबल। तो ये भी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है। ओके, कि फ्लूइड्स में गैसेस जो होते हैं वो कॉम्प्रेसिबल होते हैं, ओके, लेकिन जो लिक्विड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनकॉम्प्रेसिबल होते हैं। ये ठीक है? तो बेसिकली इनकम्प्रेसिबल यानी क्या, तो हम लोग बोलेंगे अंडर द एक्शन ऑफ प्रेशर, ओके, ये फ्लूइड जो है उसका वॉल्यूम कम नहीं होगा। ओके, तो इन केस ऑफ गैसेस हम लोग बोलते हैं कि जो उनके मॉलिक्यूल्स रहते हैं तो वो एक दूसरे से काफ़ी दूर रहते हैं। तो अंडर हाई प्रेशर हम लोग बोलते हैं ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, एंड टू सम एक्सटेंट हम लोग बोलते हैं ओके, कभी कभी ये इतने क्लोज हो जाते हैं कि गैस जो है वो लिक्विफाई हो जाती है, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था इन एलपीजी सिलेंडर्स। ठीक है, यस, एनीवे, लेकिन जो लिक्विड्स होते हैं तो लिक्विड्स क्या रहते हैं, दे आर इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, तो जो आप लोगों को डायग्राम दिया है, ओके, उसमें एक ट्यूब दिखाई हुई है। वो ट्यूब में अगर आप नोटिस करोगे तो जो इनलेट एरिया है ना, जो स्टार्टिंग का एरिया है, ओके, उसको हम लोग बोल रहे हैं A1। और जो A1 है उसका एरिया क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, और ग्रेजुअली एरिया कम होते जाता है। तो यहाँ पे एक सेक्शन लिया है PS, ओके, उसका एरिया A2 है। तो अगर आप A1 एंड A2 को कंपेयर करेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि जो इसका एरिया है वो क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। ठीक है, यस। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। ओके, ये आपको थोड़ा और इजीली समझ में आएगा। तो ये एक ट्यूब है, और ये जो ट्यूब है तो इसमें आपको ऐसा दिख रहा है कि इनिशियली जो एरिया है वो A1 है, और वो ग्रेजुअली कम होते जा रहा है, और जो फाइनल आउटलेट एरिया जो रहेगा लिक्विड के लिए वो है A2। तो ऐसी जो ट्यूब रहती है इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग ट्यूब। ओके, ये आपको आ रहा है समझ में? अच्छा, ये जो कन्वर्जिंग ट्यूब है तो उसमें हम लोग बोलते हैं कि जब लिक्विड एंटर करेगा तो उसकी जो वेलोसिटी रहेगी वो V1 रहेगी, लेकिन जब लिक्विड एग्जिट करेगा तो उसकी जो आउटलेट वेलोसिटी रहेगी दैट विल बी व्हाट, V2। एंड V1 एंड V2 ये सेम नहीं होने वाले। अब वो सेम क्यों नहीं हो गए तो वो हमको अभी पहले डिस्कस करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला कंडीशन है मैं बोलूँगा कि सिंस द ट्यूब इज कन्वर्जिंग, ओके, हम लोग बोलेंगे A1 इज ग्रेटर देन व्हाट, A2। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन हम लोग बोल रहे हैं कि जो लिक्विड है या फिर जो फ्लूइड हम लोग कंसिडर कर रहे हैं वो इनकम्प्रेसिबल है। और फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल इसका मतलब क्या, फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल इसका मतलब है दैट इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड रो इज व्हाट, कांस्टेंट। ठीक है, और जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे तो वो है वेलोसिटी V2 इज ग्रेटर देन V1, यानी आउटलेट वेलोसिटी V2 इज ग्रेटर देन V1। अब इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल कोट करता हूँ। ठीक है, हम लोग बोलते हैं जब गार्डन में हम लोग पानी देते हैं तो जो मेन टैप रहता है उसको हम लोगों ने एक ट्यूब कनेक्ट की रहती है, या उसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं हम लोगों ने एक पाइप कनेक्ट किया रहता है। वो पाइप में से पानी बाहर आते रहता है। ओके, वो पाइप जो है उसके आउटलेट को अगर आपने पार्शियली भी कवर किया, ओके, यस, तो सपोज आपने पार्शियली थंब से उसको कवर किया तो आपको इमीडिएटली ऐसा फील होता है कि जो लिक्विड है, ओके, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और आपको दिखता भी कि देर इज अ जेट ऑफ लिक्विड कमिंग आउटसाइड। ठीक है, यस, जैसे ही आपने वो थंब वापस निकाल दिया वो जेट ऑफ लिक्विड क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और पानी नॉर्मली वापस क्या होने लगता है, बाहर फ्लो होने लगता है। ठीक है, जैसे ही आपने उसको वापस पार्शियली कवर किया वो जेट ऑफ लिक्विड क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये बेसिकली हो क्या रहा है, हम लोग बोलते हैं ओके, जब आप एरिया या आउटलेट एरिया को कवर करते हो, ठीक है, तो जो आउटलेट वेलोसिटी है वो बढ़ जाती है। ये आपको समझ में आ रहा है? अब इसके पीछे रीजन क्या है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि इनिशियली जो अवेलेबल एरिया था वो ज़्यादा था। ओके, तो लिक्विड क्या हो रहे थे, एट ईज फ्लो हो रहे थे, या लिक्विड मॉलिक्यूल्स एट ईज फ्लो हो रहे थे, यानी उनका वेलोसिटी क्या था, कम था। अब लिक्विड जो है वो कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है, यानी हम लोग बोल रहे हैं कुछ मॉलिक्यूल्स एंटर हो रहे हैं, उसके बाद इमीडिएटली ओके नेक्स्ट और भी कुछ मॉलिक्यूल्स है जो उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड एंटर हो रहे हैं उसका रेट क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब इमीडिएटली क्या हो गया, हम लोग बोल रहे हैं कि सपोज अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया तो लिक्विड को अपना फ्लो रेट क्या करना है, मेंटेन करना है। ओके, तो ऐसे केस में जितने लिक्विड मॉलिक्यूल्स ओके एंटर हो रहे हैं उतने लिक्विड मॉलिक्यूल्स को क्या होना है, एग्जिट भी होना है। ओके, तो जब एरिया एग्जिट का कम हो गया है, okay, तो ऐसे केस में फिर लिक्विड मॉलिक्यूल्स का क्या हो जाता है, हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये जो डिक्रीज इन एरिया है वो कॉम्पेंसेट करने के लिए जो वेलोसिटी रहती है, ओके, वो वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। okay? तो बेसिकली इसलिए हम लोग बोलते हैं V2 इज वॉट, ग्रेटर देन V1।
अब यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान में रखना है। मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट ऑफ लिक्विड मस्ट रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग सेक्शन 1 per unit time is equal to mass of liquid या fluid exiting section 2 per unit time। अब यहाँ पे जो मास फ्लो रेट है तो उसका जो फॉर्मूला है हम लोग, मास फ्लो रेट को मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ। मास फ्लो रेट विल बी नथिंग बट इक्वल टू रो इंटू ए इंटू वी। अभी आप मुझे यहाँ पे पूछोगे सर मास फ्लो रेट रो इंटू ए इंटू वी कैसे है, तो हम लोग बोलते हैं मास फ्लो रेट का मतलब क्या है, ओके, मास फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो उसका यूनिट क्या आएगा, इट विल बी केजी पर सेकेंड, ठीक है। और अगर मैं रो इंटू ए इंटू वी कर लेता हूँ, अब ये रो इंटू ए इंटू वी क्या है, दिस इज फॉर एनी पर्टिकुलर सेक्शन, यानी सेक्शन 1 के लिए भी यूज कर सकते हैं, बीच में का कोई सेक्शन लिया उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, या सेक्शन 2 जो कि एग्जिट सेक्शन है उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, ओके। तो एक बार बस हम लोग चेक कर लेते हैं कि जो डेंसिटी है उसका हम लोग बोलते हैं यूनिट क्या है, सो इट इज केजी पर मीटर क्यूब। एरिया का यूनिट क्या है, तो इट इज मीटर स्क्वायर, ठीक है। और जो v है, v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे अगर मैंने देखा तो मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर एंड मीटर कैंसिल हो जाएगा और आपको वापस कौन सा यूनिट मिलेगा, इट विल बी केजी पर सेकेंड। तो मास फ्लो रेट का कंसेप्ट आपको समझ में आया, ओके, यस। तो हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे जितना, ओके, इनलेट में या सेक्शन 1 में जितना मास आ रहा है उतना ही सेक्शन 2 से मास क्या हो रहा है, ओके, एग्जिट हो रहा है, ठीक है। वो लॉजिक के हिसाब से हम लोग बोलेंगे एट सेक्शन 1, यस, जो मास फ्लो रेट रहेगा दैट विल बी रो इंटू ए इंटू वी, बट रो तो हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो सेक्शन 1 का जो एरिया रहेगा उसको हम लोग A1 लिखेंगे और जो वेलोसिटी रहेगा उसको V1 लिखेंगे। रो के लिए हम लोग उसको रो ही रहने देने वाले हैं, क्योंकि डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है या डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या है, कांस्टेंट है। मैं बोलूँगा एट सेक्शन 2, ये हो जाएगा रो इंटू A2 इंटू V2, ओके। तो जब मैं ये इक्वेशन से दोनों को इक्वेट करूंगा तो आपको मिलेगा रो A1 V1 विल बी इक्वल टू व्हाट, रो A2 V2। इसमें डेंसिटी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी और आपको मिलेगा A1 V1 इज इक्वल टू व्हाट, A2 V2। तो ये एकदम ही सिंप्लीफाइड मेथड है टू अंडरस्टैंड कंटिन्यूटी इक्वेशन, ओके। अब ये जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है तो इसमें अगर आप मुझे पूछोगे A1 V1 इक्वल टू A2 V2, यानी ये जो टर्म है तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे A1 V1 is equal to A2 V2 is equal to AV is equal to what, कांस्टेंट। अब ये जो एरिया इंटू वेलोसिटी है, ओके, उसका अगर मैंने यूनिट निकाला तो वो यूनिट आता है मीटर क्यूब पर सेकेंड। चेक करो, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर और वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकेंड क्या हो जाता है, मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो क्या मैं बोल सकता हूँ मीटर क्यूब पर सेकेंड यानी क्या होगा, तो बेसिकली दिस इज, ओके, वॉल्यूम फ्लो रेट, ठीक है। और वॉल्यूम फ्लो रेट को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू वॉट, ठीक है, यस। अब ये जो डेरिवेशन है ये हम लोग क्या करेंगे, एक बार टेक्स्ट बुक में से देख लेंगे। ये जो हम लोगों ने किया है ये मैंने आपको, कि आपको इजीली समझ में आ जाए, ओके, इसलिए मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट करके बताया, ओके। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपका, ओके, पॉइंट नंबर 4 है, विच इज मास फ्लो रेट ऑफ लिक्विड इट मस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। यानी जितना लिक्विड, ओके, अंदर एंटर हो रहा है उतना ही लिक्विड क्या हो रहा है, एक्सिट भी हो रहा है, ओके, यस। ये आपको क्लियर है, तो एक बार हम लोग टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं।
टेक्स्ट बुक में उन्होंने कैसे दिया हुआ है? ओके, टेक्स्ट बुक में उन्होंने ऐसे ही स्टार्टिंग जो दिया हुआ है वो ऐसा है कि सेक्शन A1 हैज लार्जर क्रॉस सेक्शन एरिया देन सेक्शन A2, और ऐसा बोला हुआ है लेट V1 एंड V2 बी द वेलोसिटीज ऑफ फ्लूइड एट सेक्शंस A1 एंड A2। ओके, वो अलग क्यों है उसके पीछे भी उन्होंने रीजन दिया हुआ है। दिस इज बिकॉज अ पार्टिकल हैज टू मूव फास्टर इन अ नैरोअर सेक्शन वेयर देयर इज लेस स्पेस। ओके, तो कम जगह होने के कारण ओके जो पार्टिकल्स है या मॉलिक्यूल्स जो है लिक्विड के ओके उनको अपनी वेलोसिटी क्या करनी पड़ती है, इंक्रीज करनी पड़ती है। ओके, यस, टू एकोमोडेट पार्टिकल्स बिहाइंड इट एंड हेंस इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस। तो पीछे से जो पार्टिकल्स आ रहे हैं उनका मास फ्लो रेट कांस्टेंट रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो पार्टिकल्स A2 में से जा रहे हैं उनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। व्हेन अ पार्टिकल enters a wider section it slows down because there is more space। अब सपोज ऐसा हो रहा है कि हम लोग बोल रहे हैं कि फ्लो ऑफ लिक्विड अपोजिट डायरेक्शन, यानी A2 से A1 के तरफ है, तो हम लोग बोलेंगे A1 में क्या है, जो अवेलेबल स्पेस है वो ज़्यादा है। तो अवेलेबल स्पेस ज़्यादा होने के कारण हम लोग क्या बोलेंगे ओके कि जो स्पीड ऑफ पार्टिकल्स है वो रिड्यूस हो जाता है। अगर अवेलेबल स्पेस कम हुई तो स्पीड ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ओके, इट इज बिकमिंग अपोजिट, ओके, यानी वाइस वर्सा हो रहा है। ठीक है, यस। So when a particle enters a wider section, it slows down because there is more space. Because the fluid is incompressible, the particles move faster through a narrow section and slow down while moving through a wider section. Okay, तो ये पॉइंट को क्या करता हूँ मैं, हाईलाइट कर लेता हूँ, ये सब लोगों ने नोट कर लेना है। ओके, यस। उसके बाद डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, जो डेरिवेशन पॉइंट है उसमें आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है लेट द स्पीड ऑफ द फ्लूइड विच क्रॉसेज द सेक्शन EFGH at point A in time interval delta t be V1। ओके, यानी यहाँ पे उन्होंने एक सेक्शन दिया हुआ है ओके, यस, विच इज व्हाट EFGH। ओके, अब ये जो सेक्शन है तो हम लोग बोलेंगे इसका जो डायमीटर है वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग सिलिंड्रिकल कंसिडर कर सकते हैं। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, यस। तो मैं ऐसा बोलूँगा EH और FG दोनों जो है उनका लेंथ क्या ऑलमोस्ट सेम है, या फिर थिकनेस जो है वो क्या है, सेम है, यानी EH एंड FG दोनों का थिकनेस सेम है। इसका मतलब पाइप का डायमीटर क्या है ओके, इन दैट सेक्शन इट इज यूनिफॉर्म, ऐसा आप एज्यूम कर सकते हैं। ओके, यस। तो ऐसे केस में यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है लेट द स्पीड ऑफ द फ्लूइड विच क्रॉसेज द सेक्शन EFGH एट पॉइंट A इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी बी V1। ओके, तो जो इनलेट स्पीड है उन्होंने V1 बोला हुआ है। Thus, the volume of the fluid entering the tube through the cross-section area at point A is rho into A1 into V1 into delta T। ओके, अब यहाँ पे जो इन्होंने वॉल्यूम दिया हुआ है इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये वॉल्यूम की जगह पे क्या होना चाहिए था, मास होना चाहिए था। क्यों, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो इन्होंने दिया है रो इंटू A1 इंटू V1 इंटू डेल्टा टी। ओके, अब जो रो है तो रो का यूनिट क्या है, इट इज डेंसिटी यानी kg पर मीटर क्यूब इंटू, अगर मैं A1 बोलता हूँ तो वो एरिया है मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी जो है वो है मीटर पर सेकेंड ओके, V1 का यूनिट, और डेल्टा टी जो है वो सेकेंड में। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर एंड मीटर कैंसिल हो जाएगा ऊपर, और यहाँ पे सेकेंड और सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, सिर्फ kg। तो मेरा बोलने का मतलब ये है रो इंटू A1 इंटू V1 इंटू डेल्टा टी इज वॉट, kg। ठीक है, यस। तो इसलिए टेक्स्ट बुक का जो डेरिवेशन है ओके, तो कुछ कुछ पॉइंट्स पे ओके वहाँ पे गलतियाँ हुई है, तो सब लोगों ने ये करेक्शन करना है। वॉल्यूम की जगह पे यहाँ पे क्या करना है, मास करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे रीड करेंगे, दस द मास ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग द ट्यूब थ्रू द क्रॉस सेक्शन एट पॉइंट ए ओके इन स्मॉल टाइम डेल्टा टी, ये ध्यान में रखो ओके, इन स्मॉल टाइम डेल्टा टी with velocity v1 will be equal to what, so it will be rho into a1 into v1 into delta t। ओके, यस। तो आप बोलोगे सर हमारा डेरिवेशन अलग क्यों है, हमारा डेरिवेशन इतना इसलिए अलग है क्योंकि हम लोगों ने मास इन टाइम टी कंसिडर नहीं किया है, हम लोगों ने क्या कंसिडर किया है, मास एंटरिंग पर यूनिट टाइम। ओके, तो हमारे इसमें सिर्फ क्या आया था आपको, रो इंटू A1 इंटू V1। ओके, हमारा जो डेरिवेशन का पार्ट था जो हम लोगों ने यहाँ पे वाइट इसके ऊपर किया हुआ है, तो एट सेक्शन 1 जो फ्लूइड एंटर हो रहा था पर यूनिट टाइम, वो हम लोगों ने क्या लिया था, रो इंटू A1 इंटू V1। ओके, और वो हम लोगों ने लिया था मास फ्लोइंग पर यूनिट टाइम या मास एंटरिंग पर यूनिट टाइम।
यहाँ पे वो लोग पर यूनिट टाइम नहीं ले रहे हैं, इसलिए डेल्टा टी का फैक्टर आया है। ये समझ में आ रहा है आपको? ओके, यस। तो टेक्स्ट बुक के इसमें सिर्फ वो मास कंसिडर कर रहे हैं, ओके, मास पर यूनिट टाइम नहीं कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए डेल्टा टी का फैक्टर आ रहा है आपको। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। सिमिलरली लेट द स्पीड ऑफ फ्लूइड बी वी टू एट पॉइंट बी, ओके। तो जो सेक्शन ए टू है वहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि लेट द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड बी वी टू, ओके। द फ्लूइड क्रॉसेज द सेक्शन पी क्यू आर एस ऑफ एरिया ए टू इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, ओके। तो ये वाला जो सेक्शन है, ओके, पी क्यू आर एस, ये भी सिलिंड्रिकल सेक्शन है, और हम लोग बोलेंगे जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए टू है, तो उसको भी ट्रैवल करने के लिए जो उसको टाइम लगता है वो है डेल्टा टी। हालांकि हम लोग बोलेंगे एज कम्पेयर टू सेक्शन फर्स्ट, यानी जिसका एरिया ए वन है, ओके, ए टू का वैल्यू क्या है, बहुत कम है, ओके। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, द मास ऑफ फ्लूइड लिविंग द ट्यूब थ्रू द क्रॉस सेक्शन एट बी विल बी वॉट, रो इंटू ए टू इंटू वी टू इंटू डेल्टा टी। तो इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, द मास ऑफ फ्लूइड leaving section 2, okay, in time interval delta t with velocity v2 will be equal to what? So this will be rho into a2 into v2 into delta t। और अगेन वो डेल्टा टी का फैक्टर इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग सिर्फ मास कंसीडर कर रहे हैं, वी आर नॉट कंसीडरिंग मास पर यूनिट टाइम, ठीक है। पर यूनिट टाइम होता तो डेल्टा टी वहां पे नहीं आता, ठीक है। और अगेन जैसे हम लोगों ने जो आर्ग्यूमेंट दिया था, सेम आर्ग्यूमेंट यहाँ पे भी दिया है, एज फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल द मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग द ट्यूब एट पॉइंट ए इज सेम एज द मास ऑफ फ्लूइड लिविंग द ट्यूब एट पॉइंट बी, ओके, यस। तो इसलिए उन्होंने बोला है फिर देयरफॉर रो ए वन इंटू वी वन इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू रो ए टू इंटू वी टू इंटू डेल्टा टी। हमें भी कुछ सिमिलर इक्वेशन मिला था, लेकिन सिर्फ यहाँ पे डेल्टा टी नहीं आया था, ओके। तो आप अपने इक्वेशन के साथ, यानी जो मैंने आपको लिखा के दिया है उससे भी आप कर सकते हो, या टेक्स्ट बुक में जो दिया है, ओके, वहाँ पे सिर्फ डेल्टा टी का फैक्टर क्या है, एक्स्ट्रा है, ठीक है, यस। तो हम लोग बोलेंगे रो एंड रो कैंसिल हो जाएगा, ओके, डेल्टा टी भी कैंसिल हो गया, आपको क्या मिला, अगेन सेम इक्वेशन, ए वन वी वन इज इक्वल टू वॉट, ए टू वी टू, ठीक है, यस। और वी कैन से ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है, यस। अच्छा, ए इंटू वी इज नथिंग बट वॉल्यूम फ्लो रेट, ओके। तो ये वॉल्यूम फ्लो रेट को हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, इट इज dv by dt, okay। The quantity dv by dt is volume of fluid per unit time passing through any cross section of the tube, it is called volume flux, okay। इसको क्या करना है, अच्छे से नोट डाउन कर लेना है आपको, ओके, यस। तो ये जो है वॉल्यूम फ्लक्स, ओके, ये पॉइंट को अच्छे से नोट कर लो। और ये वॉल्यूम फ्लक्स को अगर आपने डेंसिटी रो से मल्टीप्लाई किया, ओके, तो वो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम मास फ्लक्स, ओके, यस। बिकॉज वॉल्यूम फ्लक्स का यूनिट क्या है, तो हम लोग बोलेंगे इट इज बेसिकली मीटर क्यूब पर सेकेंड, ओके, इनटू डेंसिटी, उसका यूनिट जो आएगा वो केजी पर मीटर क्यूब आएगा। एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सो बेसिकली वॉल्यूम फ्लक्स इज डीवी बाई डी टी, उसको अगर मैंने डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया, ओके, तो उसका यूनिट क्या आएगा, तो हम लोग बोलेंगे दिस इज गोइंग टू बी kg per meter cube into dv by dt which is meter cube per second, okay। उसमें मीटर क्यूब कैंसिल हो गया, आपको क्या मिलेगा, इट इज गोइंग टू बी kg per second, okay। नाउ दिस kg per second is called as what, mass flux, ठीक है, वही आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, okay। rho dv by dt is nothing but equal to dm by dt and it is called as, okay, mass flux, okay। तो ये जो mass flux है इसको मैंने हाईलाइट कर लिया, and the equation 2.40 is called the equation of continuity in fluid dynamics, okay। The continuity equation says that the volume rate flow of an incompressible fluid for a steady flow is same throughout the flow, okay। वॉल्यूम रेट फ्लो को एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्चार्ज, ओके। हम लोग बोलते हैं डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड फॉर अ स्टेडी फ्लो, ओके, थ्रू अ सेक्शन ऑफ पाइप और अ सेक्शन ऑफ ट्यूब रिमेन्स वॉट, कांस्टेंट, ठीक है, यस। तो ये आप लोगों ने नोट कर लेना है, ओके। तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज बर्नौलीज इक्वेशन। अब बर्नौलीज इक्वेशन स्टार्ट करने के पहले, ओके, मैं एक एग्जांपल कोट करूंगा। जैसे हम लोगों ने बोला है कि ट्यूब्स होती है, तो ट्यूब्स में जब पानी फ्लो होता है जहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है, ओके, तो हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया कम होने की वजह से जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बराबर है। लेकिन वही अगर एरिया बढ़ता है तो हम लोग बोलते हैं कि जो वेलोसिटी है ओवरऑल वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, okay? अब यहाँ पे उन्होंने एक सिमिलर एग्जांपल कोट किया हुआ है, ओके। तो हम लोग ये देख लेते हैं।
on observing a river, we notice that the speed of water decreases in wider region, okay, whereas the speed of water increases in the region where the river is narrow. यानी जहाँ पे रिवर का जो एरिया है वो नैरो हो रहा है, वहाँ पे रिवर का स्पीड क्या हो जाती है, ओके, तो स्पीड इंक्रीज हो जाती है, ओके। तो नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, ओके, एक मिसकंसेप्शन है, नॉर्मली ऐसा समझा जाता है कि जहाँ पे रीजन नैरो है वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि रीजन वाइड है वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है, तो वो मिसकंसेप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। फ्रॉम दिस वी माइट थिंक दैट the pressure in the narrower region is more than that in the wider region, okay, yes, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, ओके। तो ये एक्सप्लेन किसने किया फर्स्ट टाइम, तो एक स्विस साइंटिस्ट है डैनियल बर्नौली, ओके, यस, और उसने अपना एक प्रिंसिपल दिया है, ओके, जिसको हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन भी बोलते हैं, ओके। और वो बर्नौलीज इक्वेशन उसने प्रूव करते वक्त ये बताया कि जहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं, ओके, कि रीजन नैरो रहता है, ओके, तो जब रीजन नैरो होता है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है, बट वहां पे प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब ये उसने कैसा एक्सप्लेन किया है, ओके, यस, तो थ्रू बर्नौलीज प्रिंसिपल हम लोग ये समझेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डायग्राम हम लोग देख लेते हैं, ओके। अब ये डायग्राम में ऐसा दिया हुआ है कि एक ट्यूब है, और वो ट्यूब में सेक्शन 1 दिया हुआ है। सेक्शन 1 में ऐसा दिया हुआ है, सेक्शन 1 इज एट हाइट h1, एंड यहाँ पे एक सेकंड सेक्शन दिया हुआ है जिसका एरिया a2 है। सेक्शन 1 का एरिया a1 है और सेक्शन 2 का एरिया a2 है। A2 जो है इट इज एट हाइट h2 फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, ठीक है, यस। और इसमें ऐसा दिया हुआ है कि एट सेक्शन 1 जो प्रेशर है, प्रेशर ऑफ द लिक्विड, इट इज P1, एंड एट सेक्शन 2 द प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज व्हाट, P2, ठीक है, यस। तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हुआ है, ओके। मैंने एक ऐसा ट्यूब लिया हुआ है, ओके, जिसका एरिया भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और उसका जो लेवल है, लेवल फ्रॉम द ग्राउंड भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं बोलूँगा कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ओके, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है A1, और यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको मैंने लिखा हुआ है A2। जब लिक्विड एंटर कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी है V1, और यहाँ पे जो लिक्विड का प्रेशर है, फ्लूइड प्रेशर है, वो है P1। यहाँ पे मैं ऐसा बोलूँगा कि जो लिक्विड एक्सिट कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी है V2, और हम लोग बोल रहे हैं कि जो फ्लूइड प्रेशर है वो क्या है, इट इज गोइंग टू बी P2, ठीक है। अब हम लोग बोलते हैं कि फ्लूइड कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, ओके, तो वी से फ्लूइड फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर रीजन टू लोअर प्रेशर रीजन, ओके, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो जहाँ पे प्रेशर ज्यादा है वहां से फ्लूइड फ्लो होगा टू द लोअर प्रेशर जोन, ओके। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग बोलेंगे हमारा जो फ्लूइड है वो कहाँ से फ्लो हो रहा है, तो हम लोग बोल रहे हैं इट इज फ्लोइंग फ्रॉम, ओके, ये जो हमारा सेक्शन 1 है उसको मैं सेक्शन 1 बोल देता हूँ यहाँ पे। सेक्शन 1 से कहाँ पे फ्लो हो रहा है, वो सेक्शन 2 पे फ्लो हो रहा है। इसका मतलब क्या है, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे हम लोगों ने लिया हुआ है लेट P1 एंड P2 बी द प्रेशर एट सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। तो अगर फ्लूइड सेक्शन 1 से सेक्शन 2 में फ्लो हो रहा है तो मैं बोलूंगा P1 इज वॉट ग्रेटर देन P2, ठीक है। और हम लोग बोलते हैं कि जैसे सॉलिड्स में देर इज पोटेंशियल एनर्जी, देर इज काइनेटिक एनर्जी, ओके, फ्लूइड्स में भी देर इज पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और एक और एनर्जी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लो एनर्जी, ओके, यस। तो फ्लो एनर्जी यानी बेसिकली क्या है, तो फ्लो एनर्जी इज डिफाइंड एज, इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ओके। अभी प्रेशर इनटू वॉल्यूम का अगर आप यूनिट निकालना चाहें तो प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो डायमेंशनली आपको इसका यूनिट क्या मिलेगा, इट विल बी न्यूटन मीटर, विच इज नथिंग बट इक्वल टू जूल, ओके। तो डायमेंशनली भी हम लोग यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं कि P इंटू वी इट इज सम फॉर्म ऑफ एनर्जी, ओके, ओके। या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हो इसका जो यूनिट है वो एनर्जी के साथ या वर्क के साथ क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, ओके। तो हम लोग बोलते हैं P इंटू वी इज सम काइंड ऑफ एनर्जी विच इज कॉल्ड एज वॉट, फ्लो एनर्जी, ठीक है। अब ये जो फ्लो एनर्जी है, ओके, तो ये साइड पे एट सेक्शन 1 मैं बोलूंगा फ्लो एनर्जी जो रहेगी it will be P1 V1, and at section 2 it will be P2 V2, ओके। अब हम लोग बोलेंगे कि ये जो बेसिकली फ्लूइड सेक्शन 1 से सेक्शन 2 फ्लो होता है, ओके, तो उसके ऊपर कुछ वर्क हो रहा है, ओके। वो जो वर्क डन हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, ओके, तो डिफरेंस इन द फ्लो एनर्जी एट सेक्शन 1 एंड एट सेक्शन 2, ओके। तो ये एक तरह का क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ओके। हम लोग बोलेंगे वर्क डन on the fluid
इज इक्वल टू ओके चेंज इन फ्लो एनर्जी, दैट इज व्हाट। तो हम लोग बोलेंगे एट सेक्शन 1 मैं बोलूँगा फ्लो एनर्जी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू व्हाट सेक्शन 2, इसलिए तो लिक्विड जो है ओके वो सेक्शन 1 से सेक्शन 2 आ पा रहा है, ठीक है। यस, तो दिस इज गोइंग टू बी P1 V1 ओके माइनस P2 ठीक है, ये क्लियर है। अब इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज योर इक्वेशन नंबर, ठीक है। अब बर्नौलीज इक्वेशन में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो फ्लो ऑफ लिक्विड है वो हम लोग बोलते हैं इट इज अंडर अ स्टेडी फ्लो कंडीशन, यानी ये जो लिक्विड का फ्लो हो रहा है ओके तो आप उसको ऐसे बोल सकते हो इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्ट्रीमलाइन फ्लो या फिर स्टेडी फ्लो। तो स्टेडी फ्लो इक्वेशन में हम लोग क्या बोलते हैं कि कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, फॉलो होता है। कंटिन्यूटी इक्वेशन यानी क्या, बेसिकली dv/dt इज इक्वल टू व्हाट कांस्टेंट, ठीक है। यस, अगर dv/dt कांस्टेंट है तो मैं ऐसा बोलूँगा वॉल्यूम that flows in time delta t is constant, okay? और हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे जो मैंने दिखाया है दिस इज डिस्टेंस d1 ओके, तो जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है और एट सेक्शन 1 वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है d1 ओके इन टाइम डेल्टा t, और यहाँ पे एट सेक्शन 2 ये जो फ्लूइड ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस दैट इज d2 अगेन इन टाइम व्हाट डेल्टा t। तो इसका मतलब जो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ओके फ्लो होने वाला है तो वो रहेगा एट सेक्शन 1 इट इज गोइंग टू बी V1 विच इज गोइंग टू बी नथिंग बट इक्वल टू A1 इंटू स्मॉल V1 ओके। अब ये जो कैपिटल V1 है दिस इज वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड ओके। यस, ये होने वाला है A1 क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ओके, दिस इज व्हाट V1 यानी क्या हुआ तो वेलोसिटी एट द इनलेट इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल्टा टी ओके। सो मैं बोलूँगा V1 इंटू डेल्टा टी, तो स्पीड इंटू टाइम ये क्या हो जाता है डिस्टेंस, और स्पीड इंटू टाइम को अगर मैं डिस्टेंस लिखता हूँ तो वो डिस्टेंस कितना कवर होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी d1 ओके। यस, सिमिलरली मैं बोलूँगा एट सेक्शन 2 V2 विल बी इक्वल टू व्हाट A2 इंटू D2 ओके। तो V1 एंड V2 की वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग को मिले जो वर्क डन रहने वाला है फ्रॉम इक्वेशन 1 इट विल बी व्हाट P1 इंटू V1 के जगह पे क्या रहेगा A1 इंटू D1 माइनस P2 इंटू हम लोग बोलेंगे A2 इंटू D2। बट हम लोग बोल रहे हैं सिंस दिस इज व्हाट अ स्टेडी फ्लो इक्वेशन तो V1 एंड V2 का वैल्यू क्या रहेगा इक्वल रहेगा, तो मैं बोलूँगा V1 is actually equal to V2 that is A1 D1 is equal to what A2 D2 ओके। और ये A1 D1 इक्वल टू A2 D2 जो है इसको मैं बोल देता हूँ लेट अस से, इसको मैंने बोल दिया dv ओके। यस, तो अब ये जो dv है ये हम लोग क्या करेंगे ऊपर के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा P1 इंटू A1 इंटू D1, तो उसको मैं ऐसा लिख देता हूँ P1 इंटू dv माइनस P2 इंटू dv, और इसमें से चाहिए तो मैं सेपरेट कर देता हूँ लाइक दिस। तो आपको यहाँ पे क्या रहेगा ये इसमें से अगर मैंने तो ये RHS में से अगर मैंने dv कॉमन ले लिया तो मेरे पास रहेगा P1 माइनस P2 इंटू ब्रैकेट dv ओके। तो बेसिकली वर्क डन का हमें इक्वेशन मिल गया है तो यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ W इज इक्वल टू वॉट P1 माइनस P2 टू ब्रैकेट dv ओके। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये क्लियर है ओके। तो आई होप आपको ये सेकंड इक्वेशन समझ में आया, W इज इक्वल टू ब्रैकेट P1 माइनस P2 इंटू dv ओके। अच्छा, अभी यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट में और भी कुछ था, मैं बोलूँगा लेट H1 एंड H2 बी द लेवल ऑफ सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेवल ओके। यानी ये जो हम लोगों ने पाइप का सेंट्रल लाइन मार्क किया है ओके, तो विद रिस्पेक्ट टू दैट सेंट्रल लाइन हम लोग क्या करते हैं हाइट ऑफ सेक्शन 1 मेजर करेंगे दैट विल बी H1 एंड हाइट ऑफ सेक्शन 2 मेजर करेंगे दैट विल बी H2, ठीक है। और ये जो थर्ड पॉइंट है ये तो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है D1 क्या है और D2 क्या है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ D1 एंड D2 क्या है। दे आर डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 बाय द फ्लूइड विद वेलोसिटी V1 and velocity V2 in time delta t okay। basically D1 is nothing but V1 into delta t and D2 जो है it is V2 into delta t, ठीक है। ये क्लियर है आप लोगों को ओके। अब मैं चाहता हूँ कि आप ये जो है वो नोट डाउन कर लीजिए ओके। तब तक मैं यहाँ का पार्ट क्या करता हूँ इरेज कर देता हूँ ओके। यस, क्योंकि इसके बाद जो हम लोग निकालने वाले हैं दैट इज व्हाट
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, यस, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना है। तो ये था हमारा इक्वेशन 2 फॉर द वर्क डन ऑन द फ्लूइड विच इज बेसिकली व्हाट डिफरेंस इन द फ्लो एनर्जी। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने इक्वेशन 2 बोल दिया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, व्हाट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो पहली बात तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सेक्शन 1 के हिसाब से अगर सेक्शन 2 देखेंगे तो उसका एरिया क्या है, कम है। अब उसका एरिया कम है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या रहेगा, वेलोसिटी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, वेलोसिटी ऑफ आउटफ्लो। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है v2 इज व्हाट ग्रेटर देन v1। Therefore, एक और कंक्लूजन हम लोगों को मिलता है यहाँ पे कि काइनेटिक एनर्जी एट सेक्शन 2 इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी एट सेक्शन 1। ओके, therefore यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के विल बी इक्वल टू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी एट सेक्शन 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी एट सेक्शन 1। दिस विल बी इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस हाफ, ये काइनेटिक एनर्जी 1 क्या हो जाएगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर। ओके, अब ये हाफ m2 v2 स्क्वायर क्या है, तो हम लोग बोलते हैं दिस इज काइनेटिक एनर्जी एट सेक्शन 2 एंड हाफ m1 v1 स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी एट सेक्शन 1। अब इसमें m2 और m1 क्या है, तो मैं बोलूंगा m2 इज मास दैट इज प्रेजेंट इन लेंथ d2। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। और m1 क्या है, इट इज मास दैट इज प्रेजेंट इन लेंथ d1। ओके, तो हम लोग बोलेंगे जब भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ओके, तो जितना फ्लूइड एंटर हो रहा है, जितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, उतना ही वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड क्या हो रहा है, इट इज ऑल्सो लीविंग। ओके, ये हम लोगों ने यहाँ पे भी देखा हुआ है, सिंस इट इज अ स्टेडी फ्लो, यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन एप्लीकेबल है। जितना वॉल्यूम एंटर हो रहा है उतना ही वॉल्यूम क्या हो रहा है, लीव हो रहा है। वो लॉजिक के हिसाब से हम लोग बोलेंगे जितना मास एंटर हो रहा है उतना मास यहाँ पे एग्जिट भी कर रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं बोलूंगा मास एंटरिंग पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू व्हाट, मास लीविंग पर यूनिट टाइम। यानी सेक्शन 1 में जितना मास ऑफ फ्लूइड एंटर हो रहा है उतना ही मास ऑफ फ्लूइड सेक्शन 2 से क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। तो अगर मैंने दोनों साइड से टाइम कैंसिल कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, m1 इक्वल टू m2। ओके, बट ये जो m1 है, तो m1 क्या रहेगा, मास इज नथिंग बट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस विल बी रो इंटू कैपिटल V1 and this will be रो इंटू कैपिटल V2। ओके, ये क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बात ऐसी है, ओके, कि जो रो है तो V1 को हम लोग क्या लिखेंगे, V1 को वी कैन राइट दिस इज A1 इंटू D1। ओके, और V2 को हम लोग लिखेंगे A2 इंटू D2। लेकिन पिछले ही इक्वेशन में हम लोगों ने A1 इंटू D1 इज इक्वल टू A2 इंटू D2 इज इक्वल टू क्या लिखा था, DV। यानी V1 इक्वल टू V2 क्या लिखा था हम लोगों ने, DV लिखा था। ओके, तो ये हम लोग इस तरह से लिख देते हैं बेसिकली। ओके, तो M1 इक्वल टू M2, ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगा, M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू व्हाट, रो A1 D1 is equal to rho A2 D2, or you can directly say this is nothing but equal to rho into dV। ओके, A1 D1 और A2 D2 को ओके इन जनरल मैंने क्या कर दिया, dV लिख दिया। ओके, तो M1 इक्वल टू M2। ओके, इसका वैल्यू आप लोगों को क्या मिला, तो इसका वैल्यू हमको मिल रहा है इट इज रो इंटू dV। और ये वैल्यू हम लोग अभी ऊपर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा, ओके, यहाँ से हम लोग हाफ कॉमन ले लेते थे। ओके, यस, और M2 और M1 ओके वो भी इक्वल है तो उसको भी हम लोग कॉमन ले लेते हैं, और उसको M1 या M2 लिखने की जगह पे मैं ऐसा लिखूंगा रो इंटू dV इंटू ब्रैकेट V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है, यस, आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। ओके, यस, अब जैसे हम लोगों ने चेंज इन ओके काइनेटिक एनर्जी निकाला है, वैसे अभी हम लोग क्या निकालेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मैं बोलूंगा डेल्टा पीई विल बी इक्वल टू व्हाट। तो अगेन मैं बोलूंगा कि यहाँ पे सेक्शन 2 जो है वो एट हायर लेवल है एज कंपेयर टू सेक्शन 1। ओके, तो सिंस H2 इज ग्रेटर देन H1 मैं बोलूंगा, ओके, ये लॉजिक से हमको क्या पता चलेगा, ओके, पोटेंशियल एनर्जी at point या at section 2 is greater than potential energy at section 1। okay, तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, इट विल बिकम P2 माइनस ओके PE1।
दैट इज गोइंग टू बी Pe2 यानी हो जाएगा सो M2 इंटू जी इंटू H2 माइनस M1 इंटू जी इंटू H1। लेकिन अगेन हम लोग बोल रहे हैं M2 का जो वैल्यू है वो क्या है, रो इंटू टी वी, तो ये हो जाएगा रो इंटू टी वी इंटू जी इंटू H2 माइनस M1 का भी वैल्यू निकाल के रखा है हम लोगों ने, तो ये हो जाएगा रो इंटू टी वी इंटू जी इंटू H1। दोनों में से कॉमन क्या आएगा, तो रो इंटू टी वी इंटू जी, ये कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या ब्रैकेट में H2 माइनस H1। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। मैं चाहता हूँ इसको क्या करना है आप लोगों ने अच्छे से कॉपी कर लेना है, फिर मैं ये साइड का जो स्पेस है उसको मैं क्या कर दूंगा, ओके, इरेज कर दूंगा। ठीक है, यस। तो बेसिकली मैंने ये साइड का जो एरिया है उसको क्लियर कर दिया है। ठीक है, यस। अभी हम लोग बोलते हैं जैसे सॉलिड्स में देयर इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या फिर हम लोग बोलते हैं कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल यूज होता है। यानी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है, तो नेट वर्क डन ओके इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो फ्लूइड्स के केस में भी हम लोग बोलेंगे द नेट वर्क डन when the fluid moves from one section to another section is nothing but equal to the net change into its mechanical energy, okay, या the net change in its mechanical energy, okay। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ work done is equal to, okay, net change in its mechanical energy, okay। अब जो वर्क डन है तो हम लोग बोलेंगे W, उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, तो अभी मैकेनिकल एनर्जी में दोनों पार्ट आते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी आएगी एंड पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी, तो हम लोग बोलेंगे दैट विल बी डेल्टा के प्लस डेल्टा पी। नाउ दिस वर्क डन जो है, तो वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो हम लोगों को इक्वेशन 2 से मिल जाएगा, तो उसको मैं लिख देता हूँ दैट इज गोइंग टू बी P1 माइनस P2 इंटू ब्रैकेट dV, ओके। और जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो हमको इक्वेशन 3 से मिल जाएगा, सो दैट विल बी हाफ रो dV ब्रैकेट V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है, यस, प्लस नेट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ओके, वो आपको इक्वेशन 4 से मिल जाएगा विच विल बी अगेन रो इंटू dV इंटू जी ब्रैकेट H2 माइनस H1। ठीक है, अब इसमें से हम लोग बोलेंगे dV जो है वो थ्रू आउट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से dV dV और dV कैंसिल हो गया। ये जो 2 है, ठीक है, तो फिलहाल तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा P1 माइनस P2 विल बी इक्वल टू, ओके, ये हो जाएगा हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, ओके, यस, प्लस ये हो जाएगा रो इंटू जी, H2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है रो जी H2, ओके, माइनस रो जी H1। ठीक है, अब जितनी भी नेगेटिव टर्म्स हैं RHS पे वो हम लोग LHS पे शिफ्ट करते हैं, और ये जो माइनस P2 है उसको हम लोग क्या करेंगे, RHS पे शिफ्ट करेंगे, तो आपको मिलेगा दिस इक्वेशन विल बिकम P1, ओके, माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, ओके, यस, माइनस रो जी H1 यहाँ पे आके बन जाएगा प्लस रो जी H1 विल बी इक्वल टू माइनस P2 इधर जाके RHS पे बन जाएगा प्लस P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो इंटू जी इंटू H2। ठीक है, तो ये हुआ आपका बर्नौलीज इक्वेशन का बेसिक फंडामेंटल फॉर्म। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। तो फाइनली आपको जो ये इक्वेशन मिला है दैट इज P1 प्लस हाफ रो इंटू V1 स्क्वायर प्लस रो इंटू जी इंटू H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो इंटू V2 स्क्वायर प्लस रो इंटू जी इंटू H2, ओके, यस। तो ये इक्वेशन एक बार हम लोग क्या करते हैं टेक्स्ट बुक में भी देख लेते हैं, तो टेक्स्ट बुक में भी देखिए इक्वेशन 2.47 उन्होंने दिया हुआ है, इट इज एज पर द इक्वेशन विच वी हैव डिराइव्ड, ओके। लेकिन इसके ऊपर एक इक्वेशन है, ओके, जब हम लोगों ने नेट वर्क डन इज इक्वल टू नेट चेंज इन काइनेटिक एंड नेट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर किया था, तो वो वाला इक्वेशन इटसेल्फ जहाँ पे हम लोगों ने डीवी कैंसिल किया था दिस वन,
ओके यस। तो हम लोग बोलेंगे इनफैक्ट इवन दिस इक्वेशन, ओके यस। तो ये वाला जो इक्वेशन इटसेल्फ है उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओके इट इज अ फॉर्म ऑफ व्हाट, बर्नौलीज इक्वेशन। ओके तो जैसे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है उन्होंने, टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली उन्होंने P1 माइनस पी टू इज इक्वल टू हाफ रो इंटू ब्रैकेट V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो इंटू जी ब्रैकेट H2 माइनस H1। ओके इसको ही उन्होंने क्या बोल दिया है, बर्नौलीज इक्वेशन। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओके इट स्टेट्स दैट द वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड, ओके बाय द सराउंडिंग फ्लूइड is equal to the sum of the changes in its kinetic and potential energy। ओके अब इन्होंने ऐसा क्यों बोला हुआ है, वर्क डन पर यूनिट फ्लूइड। तो हम लोग जो मेन इक्वेशन था उसको हम लोगों ने थ्रू आउट क्या किया, वॉल्यूम से डिवाइड किया, तो हर जगह से डीवी 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 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये बेसिकली क्या था, P1 माइनस पी टू होल ब्रैकेट इंटू डीवी, ये था वर्क डन। तो उसको जब मैंने डीवी से डिवाइड किया तो उसका जो डीवी था वो कैंसिल हो गया। आपके पास क्या रहा फिर, सिर्फ P1 माइनस पी टू। तो ये जो P1 माइनस पी टू है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज ओके वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड by the surrounding fluid is equal to the sum of changes in kinetic and potential energy again per unit volume that occur during the flow। okay तो चेंजेस इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी भी क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे इट इज गोइंग टू बी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके क्योंकि यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं जो डीवी का फैक्टर था वो सब जगह से क्या कर दिया हम लोगों ने, डिवाइड कर दिया। ठीक है यस। और इसको अगर आपको पर यूनिट वॉल्यूम से नहीं समझना है तो आप सिंपली इतना भी समझ सकते हो, बर्नौलीज इक्वेशन ऐसे ध्यान में रख सकते हो। ओके इन अ फ्लूइड the work done during the flow of fluid is nothing but equal to the net changes in its kinetic energy and net changes in its potential energy। ये भी आपने ध्यान में रखा तो भी चलेगा। आई होप आपको बर्नौलीज इक्वेशन समझ में आया। अब कल हम लोग क्या करेंगे, तो इसके जो न्यूमेरिकल्स है बर्नौलीज इक्वेशन के, ओके वो एक बार देख लेंगे। और उसके बाद ओके विल सी द एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। ओके यस। तो अगर आपको कुछ भी डाउट होगा ओके आज के लेक्चर में तो प्लीज ग्रुप पे क्या करना है, पूछना है। ठीक है, विल स्टॉप आवर लेक्चर हियर।